वनिका ने धीरे से वरुण का रूम का दरवाजा खोलकर देखा तो वह पजल सॉल्व कर रहा था। वनिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यू कैन डू इट वनिका, ऑल द बेस्ट। वो खुद को समझाते हुए अंदर आई और वरुण के बगल में बैठ गई। वरुण उसे देखकर मुस्कुराया और उसने वनिका के गाल पर किस किया। वनिका ने भी मुस्कुराते हुए उसके बालों पर हाथ फेरा। वनिका ने पूछा, तुम कहीं घूमने जाना चाहोगे? वरुण ने जवाब दिया, हाँ, तुम साथ चलोगी ना? वनिका ने कहा, नहीं, तुम्हें अकेले जाना होगा। वरुण ने कहा, फिर तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? वनिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो वरुण, तुम भी जानते हो कि तुम बीमार हो। तुम कहते हो ना तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। तुम बताओ कि क्या तुम सच में ठीक होना चाहते हो? वरुण ने तुरंत कहा, हाँ वनिका, मुझे भी बाकी सभी की तरह अपनी जिंदगी जीनी है। वनिका ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, इसलिए हम सब ने डिसाइड किया है कि कुछ समय के लिए तुम्हें यहाँ से दूर भेज दिया जाएगा। वरुण ने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वनिका ने उसे समझाते हुए कहा, ये तुम्हारे फायदे के लिए ही है। तुम्हें याद है ना ईशान ने क्या कहा था? मैं चाहती हूँ तुम उसे एक अच्छा जवाब दो। तुम उसे बताओ कि हमारी दोस्ती कितनी पक्की है और उसके लिए तुम्हें बस इतना करना है कि कुछ समय के लिए घर से दूर रहना है। डोंट वरी, डॉक्टर होंगे तुम्हारे साथ। वरुण ने लगभग रोते हुए पूछा, क्या ये करना जरूरी है? मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। वनिका ने उसे गले लगा लिया, उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, हम सबके लिए ये मुश्किल है, लेकिन ये करना जरूरी है। आई प्रॉमिस, तुम जल्दी ही घर आओगे। वरुण ने पूछा, क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? वनिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी नहीं। तुम्हें छोड़कर जाने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती और तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। इसलिए ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर वनिका अपने ही शब्दों पर हैरान थी। वह तो ऐसा कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान से ये फिसल गए। वहीं वरुण पर इन शब्दों का गहरा असर हुआ। वो यही सुनने के लिए पता नहीं कब से तरस रहा था। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं तैयार हूँ, मेरा इंतजार करना। वनिका ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये कहकर वो हंस पड़ी। उसने वरुण से बहुत सारी बातें की और उसे काफी कुछ समझाया भी। वरुण जाने के लिए तैयार था और बाकी सब लोग हैरान थे, वनिका ने इतनी आसानी से ये सब कैसे किया। जो काम वह काफी समय से नहीं कर पा रहे थे, वो वनिका ने एक ही बारी में कर दिया। सच में वह उनके लिए एक एंजल और लकी चार्म थी, जिसके आने के बाद सारी चीजें अच्छी हो रही थी। और दूसरी तरफ वनिका अपने कमरे में बैठी सोच में डूबी थी। कल सुबह वरुण यहाँ से जाने वाला है। वनिका नहीं जानती थी उसकी दूसरी मुलाकात वरुण से कब होगी, लेकिन पता नहीं कि उसका दिल कह रहा था कि उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसने वरुण को तो जाने के लिए मना लिया था, लेकिन खुद को नहीं समझा पा रही थी। वो वरुण से दूर नहीं होना चाहती थी, लेकिन ये जरूरी था। वह ऐसे ही सोचते सोचते सो गई। वरुण तो पूरी तरह से तैयार था। उसका एक ही लक्ष्य था, यहाँ से जाना और ठीक होकर घर वापस आना, अपने परिवार के पास, वनिका के पास। उसके दिमाग भले ही एक बच्चे का था, लेकिन इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। अगली सुबह वरुण डॉक्टर के साथ कार में बैठा था। सभी रोना चाहते थे, लेकिन वरुण के सामने ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे। उन्हें डर था कि कहीं उनके आंसू देखकर वरुण जाने से मना न कर दे। वनिका वरुण के करीब आई और उसके माथे पर किस किया। उसने कहा, प्लीज जल्दी वापस आना, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। वहीं दूसरी तरफ अर्पिता के असली घर में कुछ दिनों पहले आशा और संजय लॉयर ऑफिस गए थे। संजय के बिजनेस में बहुत पहले से ही नुकसान हो रहा था और अर्पिता के चले जाने के बाद बिजनेस लगभग डूब चुका था और संजय के पास दो ऑप्शन थे, या तो वह अपनी कंपनी बेच दे या उसमें बहुत सारा पैसा लगाए। आशा ने कहा, ससुर जी ने सासू माँ के नाम पर कई सारी जमीनें की थी, उनमें से अगर हम कुछ बेच दे तो हमारा लॉस कवर हो सकता है। संजय ने कहा, वो बात तो सही है, लेकिन मैं नहीं जानता कि माँ ने वह कागज कहाँ रखवाए हैं और अब वह किसके नाम पर है। आशा ने कहा, और कहा, आपके चचेरे भाई वकील अजय मिश्रा के पास ही होंगे और हम में से किसी एक ये सबके नाम पर जमीन बराबर बटी होगी। संजय ने कहा, बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारी, चलो अजय से मिल लिया जाए। संजय और अजय चचेरे भाई थे। अगर देखा जाए तो अजय अर्पिता को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, लेकिन संजय ने अजय को अपने घर से दूर रहने की सलाह दी थी। इस वजह से अजय अर्पिता से दूर हो गया था। हालांकि उसे ये पता चल चुका था कि संजय ने अर्पिता को अपने घर से निकाल दिया है। काफी कोशिशों के बाद भी अजय को अर्पिता का कुछ भी पता नहीं चल पाया। अजय की कोई फैमिली नहीं थी, इसलिए वो अकेला ही रहता था। इस समय संजय और आशा अजय के ऑफिस में थे। अजय ने संजय और आशा से पूछा, कहिए कैसे आना हुआ यहाँ? संजय ने कहा, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पर आऊंगा। मुझे जानना है कि माँ के नाम पर जो जमीन थी वो किसको मिली है। उन्होंने कोई वसीयत तो जरूर बनवाई होगी, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा भरोसा तुम पर करती थी, तो तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। अजय ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल,
मैं भी सीधे मुद्दे पर ही आऊंगा क्योंकि मुझे तुमसे बात करने का बिल्कुल शौक नहीं। संजय ने उसे गुस्से से घूरा, लेकिन अजय ने उसे इग्नोर किया और वहाँ से उठकर अंदर चले गया। कुछ देर बाद वह एक फाइल अपने साथ लेकर आया। अजय ने कहा, चाची जी ने मुझे वसीयत तुम्हें अर्पित और अर्पिता के 21वें बर्थडे पर देने के लिए कहा था, लेकिन अगले दिन जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो अर्पिता हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से जा चुकी थी। अब जब अर्पिता वहाँ थी ही नहीं तो उस वसीयत का क्या मतलब रह गया था, इसलिए मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की। संजय ने गुस्से से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? उस लड़की और इस वसीयत का आपस में क्या नाता है? अजय ने उसके मुंह पर फाइल फेंकते हुए कहा, खुद ही देख लो। संजय और आशा ने उस फाइल को खोलकर देखना शुरू किया। संजय की माँ अपनी सारी प्रॉपर्टी अर्पिता के नाम कर चुकी थी। भले ही घर और कंपनी संजय के नाम थी, लेकिन बाकी की जितनी भी चीजें थी वह सारी अर्पिता के नाम पर हो चुकी थी। साथ में ये भी कहा गया था अगर 22 साल तक पहुँचते पहुँचते ये चीजें अर्पिता को नहीं मिली तो यह सब चैरिटी में दे दी जाएंगी। संजय ने कहा, बट द हेल, माँ ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उस नालायक लड़की के नाम पर कैसे कर दी? और तुम जानबूझकर मुझे इस बारे में नहीं बता रहे थे। अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता है कि सब कुछ अर्पिता के नाम होने जा रहा है तो क्या मैं उसे घर से निकालता? अजय ने उसे डांटते हुए कहा, कैसे बाप हो तुम, शर्म करो थोड़ी। तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा जायदाद की फिक्र है? क्या तुम्हें थोड़ी सी भी चिंता नहीं कि अर्पिता इस समय कहाँ होगी, किस हाल में होगी? नहीं, मैंने ये वसीयत इसलिए नहीं खोली क्योंकि सही समय आने से पहले अर्पिता जा चुकी थी और अर्पिता के बिना यह किसी काम की नहीं है और तुम भी यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मैं कोई बहस के मूड में नहीं हूँ। संजय ने कहा, हम अर्पिता को वापस लेकर आएंगे और फिर मैं हक से इस प्रॉपर्टी को लेकर जाऊंगा। इसके साथ वह आशा का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए अपने साथ ले गया। अजय ने कहा, पता नहीं क्यों अर्पिता बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम जहाँ भी होगी बिल्कुल ठीक होगी। अगर सचमुच ऐसा है तो प्लीज कभी वापस मत आना और कभी आना चाहो तो तुम्हारे बड़े पापा के घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। वहीं दूसरी तरफ वरुण के जाने के बाद वनिका अपने रूम में आई और बुक पढ़ने लग गई। वह ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे सब कुछ नॉर्मल है। वैसे तो सब ही नॉर्मल ही था, लेकिन वह थोड़ा दुखी थी। वनिका को भी वरुण के जाने का दुख था, लेकिन इसी में सबकी भलाई थी, इसलिए उसने सोचा कि आंसू बहाकर टाइम क्यों वेस्ट करना। वनिका ने मन ही मन कहा, आई होप तुम जल्दी ठीक होकर मेरे पास वापस आओगे वरुण। पता नहीं तुम्हारी नॉर्मल वाली साइड कैसी होगी, क्योंकि मेरे सामने या तो तुम हमेशा बच्चे बन जाते हो या फिर एंग्री यंग मैन। प्लीज कम बैक सून, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। वरुण कार में बैठकर बाहर का नजारा देख रहा था। वह किसी बच्चे की तरह इस नई जर्नी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन उसे अपने परिवार की और वनिका से दूर जाने का बहुत दुख था। वह रोना चाहता था, चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसे वनिका से प्रॉमिस किया था कि वह ठीक होकर ही वापस आएगा। आखिर उसे ईशान को गलत भी तो प्रूव करना था। डॉक्टर ने वरुण से पूछा, क्या तुम एक्साइटेड हो? वरुण ने जवाब दिया, बहुत ज्यादा। डॉक्टर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगेगा एंड आई प्रॉमिस कि तुम जल्दी ही घर लौटोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। वरुण ने पूछा, कैसा प्रॉमिस? डॉक्टर ने जवाब दिया, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना है। तुम घर जाने की बिल्कुल जिद नहीं करोगे और वहाँ बाकी लोगों के साथ मिलजुल कर रहोगे। अगर तुम ये सब कर सकते हो तो बहुत ही जल्द तुम घर जाने का मौका मिलेगा। वरुण ने तुरंत कहा, ओके डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, अगर वहाँ तुम्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो तुम तुरंत मुझे बताओगे। वहाँ अगर कोई तुम्हें तंग करे तो तुम मुझे बताना, और अगर तुमने किसी को तंग किया तो पनिशमेंट भी मिलेगी। वरुण ने तुरंत नामे सिर हिलाते हुए कहा, आई एम अ गुड बॉय डॉक्टर। दूसरों को तंग करना गलत बात होती है, माँ ने बताया था। डॉक्टर ने वरुण की पीठ थपथपाई और उसे कुछ देर रेस्ट करने को कहा। शाम के समय पूजा और सुजाता वनिका के रूम में आई। वनिका वहाँ भव्या के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही थी। पूजा ने कहा, बच्चों हम सोच रहे हैं कि आज थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए। हम मॉल जा रहे हैं, इसलिए सोचा तुम भी साथ चलो। वनिका के पास ज्यादा कपड़े हैं नहीं और भव्या को भी शॉपिंग की जरूरत है, क्या कहते हो? हमारे साथ चलना चाहोगे? वनिका ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हाँ मैं तो चलूंगी। भव्या तुम भी चलो। भव्या ने भी हामी भरते हुए कहा, साउंड्स गुड। बहुत टाइम हो गया है बाहर निकले, वरना घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही मेरा लाइफस्टाइल बन गया है। मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अपना जरूरी सामान लेकर आती हूँ। वनिका ने कहा, मुझे भी चेंज कर लेना चाहिए। सब उसे अकेला छोड़कर चले गए। वनिका ने फटाफट जीन्स और टॉप पहना, फिर उसने बालों का एक बन बनाया और अपना फोन लेकर बाहर चली गई। वनिका, सुजाता और पूजा बाहर आए। उसी समय भव्या भी अपने घर से बाहर निकली। उसने सभी को कार में बैठने का इशारा किया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठी, वनिका पैसेंजर सीट पर और बाकी दोनों लेडीज बैक सीट पर बैठ गई। सुजाता ने कहा,
लेट्स गो। आज मैं बहुत अच्छे से शॉपिंग करने वाली हूँ। सभी लोग अपना मूड शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो वरुण को ज्यादा मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए खुद को खुश रखने और बिजी रखने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर में सभी मॉल पहुंच चुके थे। भव्या ने कहा, सबसे पहले हम वनिका के लिए शॉपिंग करेंगे। वनिका, तुम्हारे वार्डरोब में ज्यादा कपड़े नहीं है, साथ ही फुटवेयर, एक्सेसरीज, परफ्यूम और कई सारी चीजें भी नहीं है। वनिका ने पूछा, क्या सारी शॉपिंग आज ही कर लेंगे? भव्या ने जवाब दिया, आई डोंट माइंड, लेकिन आज कुछ बेसिक चीजें, फिर उसके बाद आना जाना लगा ही रहेगा। वो दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि किसी की आवाज आई। अर्पिता, सुजाता, पूजा और भव्या ये नाम सुनकर रुक गए, जबकि वनिका अपनी ही धुन में आगे बढ़ गई। संजय ने चिढ़ते हुए आशा से कहा, अब इस लड़की को हम कहाँ ढूंढें? हमें क्या पता वो कहाँ गई है। जब से पैदा हुई है बस परेशानियां ही खड़ी की है और कुछ नहीं। आशा ने कहा, आपकी माँ ने भी क्या सोचकर अपनी प्रॉपर्टी उसे दे दी? उसके 3 पोते भी तो थे, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा? संजय ने कहा, मुझे क्या पता, लेकिन इन सब चीजों के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। हमें अर्पिता को ढूंढना है, किसी भी हाल में। आशा ने कुछ याद करते हुए कहा, आपको याद है जिस रात हमने अर्पिता को घर से बाहर निकाला था, उसी रात हमें किसी का कॉल आया था, यह बताने के लिए कि अर्पिता का एक्सीडेंट हुआ है। क्या आपको लगता है कि वह जिंदा होगी? संजय ने कहा, इतनी आसानी से तो नहीं मर सकती। हमें उसे ढूंढना चाहिए, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, उसे ढूंढ कर रहेंगे। इन दोनों लोगों की बातें उनका सबसे छोटा बेटा अर्पित सुन रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पेरेंट्स इतने गिरे हुए लोग हैं। माना कि उसने भी अपनी जुड़वा बहन को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया था, लेकिन उसने अर्पिता को कभी इस्तेमाल करने का नहीं सोचा था। अर्पिता के चले जाने के बाद उसे पता चला कि उसने कीमती चीज खोई है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अर्पित ने भी कभी अर्पिता को ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह अभी भी एक कॉलेज स्टूडेंट ही था। ना ही उसके पास कोई पावर थी और ना ही वह चाहता था कि अर्पिता की इस जहन्नुम में वापसी हो। उसने सोच लिया था कि अगर उसकी पेरेंट्स अर्पिता को ढूंढने में सफल रहे तो वो इस बार अपनी बहन को प्रोटेक्ट करेगा, किसी भी कीमत पर। ऐसे ही कई दिन बीत गए। पूरी की पूरी मिश्रा फैमिली अर्पिता को ढूंढने में बिजी थी, क्योंकि ये संजय का ऑर्डर था। सक्सेना फैमिली और मिश्रा फैमिली महाराष्ट्र में ही रहते थे, लेकिन दोनों अलग अलग शहरों से थे। आज शिवम, अतुल और अर्पित किसी जरूरी काम से मुंबई आए थे। शाम के समय वो तीनों मॉल में ही शॉपिंग कर रहे थे। तभी अर्पित ने एक और इशारा करते हुए कहा, भैया वो देखो, वो अर्पिता है ना? शिवम और अतुल ने उसकी नजरों का पीछा किया तो वह भी एक पल के लिए चौंक गए। ये सचमुच अर्पिता ही है। उन्हें उम्मीद नहीं थी ऐसी किसी जगह पर अर्पिता से मिलेंगे। शिवम ने कहा, हाँ, लग तो वह अर्पिता जैसी ही है, लेकिन उसके साथ ये लोग कौन है? डोंट टेल मी कि किसी ने उसे अडॉप्ट कर लिया है या फिर उसने किसी से शादी कर ली है। अतुल ने कहा, पता नहीं, चलो उसी से पूछ लेते हैं। इस बात का तो सुकून है कि वो हमें मिल गई, वरना आप डैड को जानते ही हो कि गुस्से में क्या कर डाले। शिवम, अतुल और अर्पित भागते हुए सुजाता, पूजा, वनिका और भव्या के करीब आए। अर्पित की आवाज आई, अर्पिता। भव्या, सुजाता और पूजा के कदम तो वहीं रुक गए, लेकिन वनिका आगे बढ़ गई। भव्या ने पूछा, क्या हुआ, आप दोनों क्यों रुक गए? सुजाता ने कहा, तुम वो वनिका कपड़े देख लो अपने लिए, हमें कुछ एक्सेसरीज लेनी है। ऐसे ग्रुप्स में शॉपिंग होगी तो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। भव्या ने धीरे से कहा, क्या आपने सुना कि किसी ने अर्पिता कहा? सुजाता ने कहा, मुझे लगा ऐसा, बट इग्नोर करो। यहाँ कई सारी लड़कियों के सेम नेम हो सकते हैं और वो वनिका है, अर्पिता नहीं, इसलिए ज्यादा रिएक्ट मत करो। भव्या ओके कहकर चली गई, लेकिन पूजा की नज़र अर्पित, अतुल और शिवम पर पड़ गई। उसने सुजाता से कहा, आप उन 3 लड़कों को पहचान रही हैं? वो संजय मिश्रा के बेटे हैं, इसलिए जल्दी हमें वनिका को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। पूजा और सुजाता भी वनिका और भव्या के पीछे चली गई। उन्होंने देखा कि अर्पित ने वनिका का हाथ पकड़ लिया। वनिका ने पहले अर्पित को देखा और फिर अपने हाथ को। ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारे अंदर मैनर्स है भी या नहीं? अर्पित ने मुस्कुराते हुए कहा, फाइनली तुम मिल ही गई अर्पिता। वनिका ने अपना हाथ अर्पित की पकड़ से छुड़ाया और कहा, मैं क्या किसी होटल में रह रही हूँ? मैं अपने घर में अपनी फैमिली के साथ ही रहती हूँ, और शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई अर्पिता नहीं हूँ, मैं बल्कि वनिका हूँ, वनिका सक्सेना। शिवम, अतुल और अर्पित हैरानी से उसे देख रहे थे। वो मान ही नहीं सकते कि ये अर्पिता नहीं है। अतुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जितना कहा है उतना करो, चुपचाप घर चलो, यू डोंट हैव अ चॉइस। भव्या आगे बढ़ ही रही थी, लेकिन वनिका ने इतनी जोर से एक तमाचा अतुल के मुंह पर मारा कि वो सीधा जमीन पर जा गिरा। वनिका के इस एक्शन से सभी शॉक्ड थे, खुद वनिका भी।